हेलो गाइज, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3। तो इसके अंदर इसका नाम देखिए, इसका नाम है धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है गाइज, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तत्व सबसे पहले अपन देखेंगे। तत्व तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु एवं उपधातु। ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं धातु के बारे में। धातु क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं। धातु क्या होते हैं? धातुओं का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं धातु का। सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, फेरस। धातु ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के अंदर ऊष्मा भी बह सकती है और विद्युत भी बह सकती है, जैसे करंट। अब देखते हैं गाइस, अधातु के बारे में पढ़ते हैं अपन। धातु के बारे में अपन ने पढ़ लिया। अधातु क्या होते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया। ठीक है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं। और उपधातु क्या होता है? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने की प्रकृति दोनों रखते हैं। मतलब धातु का गुण तो होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, अधातु का गुण होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखे। धातु इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति, और उपधातु क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति भी रखते हैं, साथ में क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति भी रखते हैं, जैसे सिलिकॉन। धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण देखते हैं अपन सबसे पहले। धातु ठोस एवं चमकीले होते हैं। ठीक है, पहला भौतिक गुण तो ये हो गया धातु का। धातुएं ठोस होती है, जैसे अपना लोहा, लोहे की कुल्हाड़ी देख लो कितनी ठोस होती है, और चमकीले भी होते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक मतलब इनके अंदर से ऊष्मा और विद्युत धारा बह सकती है। जैसे आप यहाँ पे करंट का तार जोड़ दोगे और इतना बड़ा पाइप है लोहे का, तो यहाँ पे भी करंट इसका आएगा। ठीक है गाइस, तो ये क्या करते हैं? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और धातुएं तन्य होती है और आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब इनको चोट मारने पे, थोड़े से जब इनको चोट मारे तो ये फैलती जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं आघात वर्धनीय। तन्यता के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, आघात वर्धनीयता के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। धातुएं धावनिक होती है। ठीक है गाइस, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब अपन देखते हैं आगे। धात्विक चमक। धातु की सतह चमकदार होती है, यही गुण होता है धात्विक चमक। ठीक है, पहला गुण ये धातु का गुण अपन देख रहे हैं, गुणधर्म। कठोरता है दूसरा गुण। ठीक है गाइस, ये यहाँ पे आएगा। तो धात्विक चमक अपन ने देख लिया कि धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। कठोरता, धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। ठीक है, यहाँ से अपन को लिखना है धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो यहाँ पे गाइस एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो मुलायम होती हैं? तो आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। लिथियम हो गया एक, तो एक सोडियम हो गया और एक पोटेशियम हो गया। ये मुलायम होती है, और कितनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अब देखते हैं गाइस अपन आगे रूप देखते हैं। ठीक है, धातुएं किस रूप में पाई जाती है? धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक अपवाद होता है इसका। धातुएं कमरे के ताप पर क्या ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी होती है जो पारा मरकरी, आपने नाम सुना होगा। वो क्या होता है कि कमरे के तापमान पे द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। अब देखो, पीछे थोड़ा सा पहले अगर अपन देखें तो आघात वर्धनीयता नाम आया था। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये भी धातु का एक गुण होता है आघात वर्धनीय। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही धातु का आघात वर्धनीयता का नियम होता है कि धातु को पीट के उनको चादर के रूप में, जैसे मान लो ये धातु का टुकड़ा है, तो इसको चोट मार मार के इसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी गुण को क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता का गुण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो तन्यता। थोड़ी देर पहले तन्यता का भी नाम आया था। धातु को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। यही गुण क्या होता है? तन्यता का गुण होता है। पतली तार के रूप में इसको खींचा जा सकता है। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ से। विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सीसा, लेड, पीबी जिसका प्रतीक होता है, एवं मरकरी, Hg
कुचालक होते हैं। तो आपको हर चीज का गाइस ये अपवाद होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। धातुएं सामान्यतः तो क्या होती है, सब धातुओं के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जैसे लेड हो गया, सीसा, ठीक है, और मरकरी जिसका प्रतीक होता है Hg, वो क्या होते हैं, धातु विद्युत धारा और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब देखिए धातु का अगला गुण घनत्व है, डेंसिटी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होते हैं। घनत्व का गुण तो क्या होता है कि धातु क्या होती है, सामान्यतः अधिक घनत्व होता है और उच्च गलनांक होता है, ठीक है गाइस। अब यहाँ से देखो सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा यहाँ पे हर पॉइंट में, मतलब एक दो तो अपवाद है, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी होते हैं, मरकरी और इसके अलावा क्या होता है, लेड, सीसा, पीबी, ये जहां आते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि कोई ना कोई यहाँ पे अपवाद जरूर है। अब घनत्व के गुण में देख लीजिए, धातुओं का घनत्व क्या होता है, सामान्यतः अधिक होता है और उच्च गलनांक होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व जो होता है ना और गलनांक होता है ना, वो कम होता है। अब धावनिक देखिए, ठीक है, धातुएं कठोर सतह से टकराने पे आवाज पैदा करती है, यही गुण क्या होता है, धावनिक गुण होता है धातुओं का, ठीक है। तो अपने 8 गुणधर्म देख लिए हैं धातुओं के। 9वां गुणधर्म अपन देखेंगे, इसमें देखो क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं कौन सा ऑक्साइड बनाती है, अधिकतर धातुएं क्या करती हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो ऑक्साइड बनता है ना, वो क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। जैसे MgO, ये एग्जांपल देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का ऑक्साइड होता है। अब देखो अधातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के गुण अपन ने देख लिए, अब अपन देखेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। अधातुएं चमकीली नहीं होती है, धातुएं क्या होती थी, चमकीली होती थी, लेकिन अधातुएं क्या होती है, चमकीली नहीं होती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन, ये इसका फिर अपवाद आ गया इसके अंदर कि आयोडीन जो होता है वो अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है कि वो चमकीली नहीं होती है, लेकिन आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो क्या होती है, चमकीली होती है। अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। वैसे तो अधातुओं का भौतिक गुण क्या होता है कि ये कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपरूप होता है, अपरूप मतलब एक ही एटम के अलग अलग रूप हो, जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, इनके ही तत्व के अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है, तो उनको अपन बोलते हैं अपरूप, ठीक है। तो अधिकतर धातुएं क्या होती है, कठोर नहीं होती है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप ऐसा है हीरा, ठीक है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो 1 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ का नाम लिखिए, तो आपको क्या लिखना है, हीरा लिखना है, ठीक है। और कौन सी अधातु ऐसी है जो चमकीली होती है, तो आपको लिखना है आयोडीन। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। अधातुओं में जैसे क्या आते हैं, प्लास्टिक भी आता है, प्लास्टिक, ठीक है। तो अधातुएं क्या होती है, ठोस या फिर गैसीय रूप में पाई जाती है। केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में पाई जाती है, मतलब लिक्विड रूप में पाई जाती है। तो कौन सी अधातु ऐसी है जो लिक्विड रूप में पाई जाती है, तरल रूप में पाई जाती है, तो आपको रखना है ब्रोमीन, ठीक है। ये इनके क्या है, अपवाद है, ठीक है गाइस। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अधातुएं क्या होती है, ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो तरल रूप में पाया जाता है, लिक्विड रूप में पाया जाता है या द्रव रूप में पाया जाता है। अधातुएं आघातवर्धक नहीं होती है। आघातवर्धक नहीं होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि धातुओं की सतह को पीट पीट कर उनको चादर के रूप में नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। तो ये हुआ आघातवर्धनीय, लेकिन जो अधातुएं होती है वो आघातवर्धनीय नहीं होती है। अधातुएं तन्य भी नहीं होती है, मतलब अधातुओं को खींच के पतली तार के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है। ये तो उनका गुण हुआ कि अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट
ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है गाइस, आपको अगर गाइस नोट्स लिखने हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स को लिख लीजिए। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप जल्दी से इसको रिवाइज भी कर पाएंगे। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। धातुओं का घनत्व और गलनांक क्या होता था, ज्यादा, मतलब जल्दी से गल जाए। ताप देने पे, मान लो किसी चीज को अपन गर्म करते हैं, तो अगर अपन धातु को गर्म करेंगे ना, तो उसको बहुत ज्यादा ताप देना पड़ेगा, तब जाके वो गलेगा, गलना ही स्टार्ट होगा। ठीक है, जिसको मतलब गलना ही स्टार्ट होगा। और अधातु क्या होती है, जैसे प्लास्टिक को आपने देखा होगा, थोड़ा सा ताप देते ही वो क्या होती है, गलना ही स्टार्ट हो जाती है। इसलिए धातुओं का घनत्व और गलनांक तो उच्च होता है, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अधातु का गलनांक और घनत्व क्या होते हैं, कम होते हैं। अधातुएं धावनिक नहीं होती है, ध्वनिक नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो अधातुओं को अगर आप आपस में टकराओगे तो कोई भी आवाज पैदा नहीं होगी। अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे सिलिकॉन का ऑक्साइड, एसओ। तो धातुएं तो कौन सा ऑक्साइड बनाती थी, धातुएं तो ऑक्साइड बनाती थी क्षारीय। ठीक है, लेकिन अधातुएं कौन सा ऑक्साइड बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अपन आगे, धातुओं के रासायनिक गुण देख लेते हैं अपन। धातुओं के रासायनिक गुण में सबसे पहले अपन देखते हैं वायु के साथ अभिक्रिया, कि क्या होता है जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो वायु के मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। तो रासायनिक गुण में सबसे पहले अपन ने देखा कि क्या होता है जब वायु के साथ अभिक्रिया करती है धातुएं, तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हैं रिएक्शन, धातु प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया है, धातु ऑक्साइड बनाया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि क्या होता है जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती है। तो आपको लिखना है धातुएं ऑक्सीजन के साथ या वायु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। और आपको ये अभिक्रिया भी साथ में लिखनी होगी। उदाहरण देख लीजिए इसका, कि देखो जब कॉपर करता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो ये CuO बनाता है, ये दो दो ये इसलिए लगाए ताकि रिएक्शन संतुलित हो सके। तो ये कॉपर ऑक्साइड बना, इसका कलर कैसा होता है, काला कलर इसका होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। सारी नॉर्मल नॉर्मल चीजें का, कोई हार्ड चीज है नहीं। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और उसका रंग कैसा होता है, काला रंग इसका होता है। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो Al2O3 बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला तो भी आपने देखा कि क्या होता है, CuO। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। ठीक है, तो गाइस ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा। धीरे धीरे जैसे आप याद रखना स्टार्ट करोगे, आपको कुछ समझ में आने लग जाएगा ऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो Al2O3 बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मैग्नीशियम की भी क्या है, धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है। पीछे जो एग्जाम्पल देखे उसमें भी वो कॉपर धातु था। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो MgO बनाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgO। तो धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि समान तरीके से अभिक्रिया दिखाएगी, धातुएं क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। अब देखते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन के तेल में क्यों रखा जाता है। तो इसका रीजन क्या है कि सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ ले। आकस्मिक मतलब जैसे वो वायु के संपर्क में आएंगे एकदम से आग पकड़ लेंगे, उसको बोल रहे हैं आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, जिसे रोकने के लिए इसे केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है, ये जो धातुएं हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, ये क्या करते हैं, वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये मैग्नीशियम पड़ा है, ठीक है, ये गोल गोल, तो ये वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, तो इन पे क्या हो जाएगा, इन पे थोड़े टाइम के बाद में क्या हो जाएगा,
कि इन पे ऑक्साइड की परत चढ़ने लग जाएगी, जैसे ऐसे हल्की 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 ऑक्साइड की परत इन पे चढ़ जाएगी, ठीक है, इसके पूरे के ऊपर। तो उनको बोलते हैं कि इनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक अभी। अब देखते हैं अपन आगे। फेरस के बारे में देखते हैं। फेरस जिसको अपन आयरन बोलते हैं, उसका प्रतीक होता है फेरस, ठीक है, आयरन का प्रतीक फेरस होता है। तो वायु में गर्म करने पे प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पर वो तेजी से जलने लगते हैं। आयरन को वायु में गर्म करने पे वो प्रज्वलित नहीं होता, मतलब जलता नहीं है, लेकिन ज्वाला में लोहा चूर्ण डालने पे वो तेजी से जलने लगता है। तो ये फेरस का गुण हो गया कि धातु के अपन रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखो कि फेरस वायु में गर्म करने पे प्रज्वलित नहीं होता, जलता नहीं है, लेकिन ज्वाला में लोहे चूर्ण डालने पे वे तेजी से जलने लगते हैं। एक लाइन आपने देखी थी कि धातुएं वायु मतलब धातुएं जो होती है वायु के साथ क्या करती है, अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिखाती है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके से दिखाती है। तो फेरस देखो, इसको वायु में रखने पे वो प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन जैसे लोहा चूर्ण अपन डालते हैं उसके अंदर तो वो एकदम से जलने लग जाता है। अब देखो, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो यहाँ पे अपन को याद रखना पड़ेगा कि कॉपर पे कौन से रंग की ऑक्साइड की परत चढ़ती है, काले रंग की। और कॉपर भी क्या होता है, प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पे काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। अब देखो चांदी के बारे में। एजी एयू ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अपन आभूषण बनवाते हैं, गहने बनवाते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, चांदी या सोने के होते हैं, ताकि वो वायु के संपर्क में आके मतलब रिएक्शन ना करे। आप देखे होंगे कि लंबे समय तक लोहे की चेन वगैरह, हार वगैरह वैसे की वैसे ही रहते हैं, उन पे कोई उनका कलर चेंज नहीं होता है, अगर वो लोहे इनके चांदी और सोना के हैं तो। चांदी का प्रतीक क्या होता है, एजी, और सोने का प्रतीक क्या होता है, एयू, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। वे धातु ऑक्साइड, ठीक है, वो धातु नहीं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और क्या बनाते हैं वो, मतलब रिएक्शन करके लवण तथा जल उत्पन्न करते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल इसके अपन देख लेंगे। Al2O3 ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, AlCl3, ये तो बन गया लवण इसका, ठीक है, प्लस में H2O बन रहा है। और अगर इसकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं, NaOH क्या है, क्षार है, HCl अम्ल है, तो Al2O3 प्लस NaOH ये बन के क्या बनाएगा, NaAlO2, जिसको सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, NaAlO2, NaAlO2, ठीक है, और जल साथ में बना रहा है। अब देखते हैं धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। पहले अपन ने देख ली है ऑक्सीजन के साथ मतलब हवा के साथ अभिक्रिया। अब देखते हैं अपन जल, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो देखो धातुएं जल के साथ में कैसे अभिक्रिया करती है, इसको समझते हैं अपन। तो धातु प्लस जल अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाएंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है, और जो बनने वाला धातु ऑक्साइड है वो जल के साथ में अभिक्रिया करेगा, और जल के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ठीक है गाइस, मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें हम समझते हैं, हर एक बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले देख, ठीक है, तो कौन कौन सी धातु ऐसी है जो ठंडे जल के साथ में अभिक्रिया कर लेती है, सोडियम हो गया, पोटेशियम और कैल्शियम। गर्म जल के साथ में कौन कौन सी अभिक्रिया करती है, ओनली फॉर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही एक ऐसी धातु है जो गर्म जल के साथ में अभिक्रिया करती है। और भाप के साथ में कौन सी अभिक्रिया करती है, कौन सी धातु है, एल्यूमिनियम, फेरस और जिंक। और जल के साथ में अभिक्रिया कौन नहीं करता है, लेड हो गया, कॉपर, एयू, एजी। पीबी, कॉपर, एयू, एजी ये ऐसी धातुएं हैं जो बहुत कम क्रियाशील होती है, ये बहुत कम अभिक्रिया दिखाती है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कैल्शियम,
मैग्नीशियम जल के साथ में अभिक्रिया करने पे तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो धातु की सतह के ऊपर चमक जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि कॉपर और मैग्नीशियम जल की सतह के ऊपर तैरने क्यों लग जाते हैं। वो इसलिए तैरने लग जाते हैं क्योंकि हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं वो धातु की सतह के ऊपर चमक जाते हैं। अब अपन देखते हैं उदाहरण। ठीक है, तो देखो सोडियम जल के साथ में अभिक्रिया कर रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। इसके बीच में ये सोडियम ऑक्साइड भी बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड बना के वो वापस जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस है। कैल्शियम जल के साथ में अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन बन रहा है। मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में जल बना रहा है। एल्यूमिनियम जल के साथ में अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस। और फेरस भी जल के साथ में अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बना रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहा है। अब देखते हैं अपन धातुओं की तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया। धातुएं तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके क्या देती है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। अब आप देखेंगे कि धातु और अम्ल की अभिक्रिया के मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के जैसे ये दिख रहा है। ठीक है, तो धातु क्या होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो धातु तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपको ये लाइन याद रखनी है, ये समीकरण याद रखना है कि धातु तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। उदाहरण देख लेते हैं। फेरस ये तो हो गया लोहा, ठीक है, धातु। और तनु अम्ल क्या हो गया, HCl। अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे FeCl3 का, और हाइड्रोजन गैस साथ में बन रहा है। इसी तरीके से सारी धातु अभिक्रिया दिखाती है। लास्ट में अपन देखते हैं कि कॉपर Ag और Hg तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि लेड, Au, Ag, कॉपर, Hg ये क्या होते हैं कि बहुत कम क्रियाशील होते हैं, तो ये बहुत कम अभिक्रिया दिखाते हैं। तो कॉपर, Ag और Hg तनु अम्लों के साथ में अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब देखो धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ में अभिक्रिया। अभी ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया के जैसे दिखेगी, जिसमें क्या होता था कि एक प्रबल आदमी एक दुर्बल आदमी को उसके आईफोन से विस्थापित कर देता था। ठीक है, ये प्रबल आदमी है, इसने इसको मुक्का मारा और इसका आईफोन खुद ले गया। तो रिएक्शन होके क्या होगी, ये तो प्रबल आदमी और उसने आईफोन ले लिया और इस दुर्बल आदमी को इधर भेज दिया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ये होती है विस्थापन अभिक्रिया की तरह। देखो एक धातु है, ठीक है, कै इसका नाम दिया, और एक लवण विलयन है, मतलब एक दुर्बल आदमी है आईफोन के साथ कै। तो ये धातु क्या करेगा, ये धातु लवण बना लेगा, मतलब आईफोन ले लेगा। लवण विलयन किसका बनेगा, कै का। मतलब आदमी और आईफोन मिलके लवण विलयन बन गया, और साथ में कै मतलब जो दुर्बल आदमी है वो अकेला रह जाएगा। और ये अभिक्रिया कैसे होगी वो आपको मैं अभी बताता हूँ। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। मतलब जो अधिक क्रियाशील धातु है, मतलब प्रबल आदमी है, वो दुर्बल आदमी को, मतलब दुर्बल क्रियाशील धातु को उसके आईफोन के साथ में क्या कर देती है, मतलब ये अधिक क्रियाशील उसको आईफोन से विस्थापित कर देती है, और प्रबल आदमी आईफोन ले लेता है और साथ में दुर्बल आदमी को छोड़ देता है। तो यहाँ पे हम इसके सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। अधिक क्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातु की सक्रियता श्रेणी पे आधारित होती है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, अभी अपन देखते हैं। सक्रियता श्रेणी वह सूची होती है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मतलब ऊपर ही ऊपर सबसे ज्यादा क्रियाशील होंगे, बीच में थोड़े कम क्रियाशील होंगे, और लास्ट में वो होंगे जो एकदम बहुत कम क्रियाशील होते हैं। तो ऊपर ही ऊपर कौन आते हैं, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम आते हैं जो अत्यंत क्रियाशील होते हैं। बीच में कौन आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड आता है जो कम क्रियाशील धातुएं होती है। और सबसे नीचे नीचे कौन आता है, हाइड्रोजन हो गया, कॉपर, पारा, चांदी और Au जो न्यूनतम क्रियाशील होती है। अब अपन देखते हैं धातुओं की अधातुओं के साथ में अभिक्रिया। तो तत्व की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि एक धातु और अधातु जब अभिक्रिया करेंगे तब मान लो कि धातु का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति होती है,
अधातुओं की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इसके पास मान लो इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तभी तो ये डोनेट करेगा। इसके पास कमी है इसीलिए ये ग्रहण करेगा। तो ये डोनेट करेगा और ये ग्रहण करेगा, तो ये दोनों आपस में मिलकर अपने दोनों अष्टक पूरे कर लेंगे, धातु और अधातु, और बॉन्ड बना लेंगे। तो इस लाइन का मतलब यह है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। मतलब संयोजकता कोष को अष्टक को पूरा भरने के लिए ही वो अभिक्रिया आपस में करते हैं। तो धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। धातु के परमाणु तो क्या करते हैं, अपने संयोजकता कोष मतलब सबसे बाहर वाला कोष, उससे इलेक्ट्रॉन त्यागता है, मतलब डोनेट करता है, ठीक है, और धनायन बनाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला तो प्लस बनाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला माइनस बनाता है, ठीक है। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, जैसे NaCl। NaCl में क्या हुआ कि इनको तोड़ते हैं तो Na प्लस और Cl माइनस बनता है। मतलब सोडियम जो धातु है उसने तो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, और जो क्लोरीन, ठीक है, अधातु है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसीलिए इसने माइनस बनाया और प्लस बनाया है सोडियम ने, ठीक है। अब देखते हैं कि ये NaCl का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सोडियम देखो, इसके संयोजकता कोष में मतलब इसके पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो तो पहले अष्टक में भर जाएंगे, 1s 2s के अंदर टोटल सोडियम के पास में होते हैं 13। तो 1s 2s में 2 और 2p में 8 और 3s में 1, मतलब संयोजकता कोष हुआ s वाला 3s। तो ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और धनायन बना लेगा। यहाँ पे 2 और 8 इलेक्ट्रॉन ही बचे संयोजकता कोष में, तो इसका अष्टक हो गया कंप्लीट, ठीक है। इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया और सोडियम धनायन बना लिया। क्लोरीन क्या करता है, इसके देखो संयोजकता कोष के अंदर में 7 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको आता होगा गाइस। अब देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा और इसने क्या बनाया, इसने ग्रहण किया ये वाला इलेक्ट्रॉन। ग्रहण करने के बाद में इसने बना लिया ऋणायन, क्लोरीन ऋणायन। तो यहाँ पे देखो 2 8 और 8, 7 इलेक्ट्रॉन पहले थे, एक और आ गया तो 8 हो गया, मतलब इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया और क्लोरीन ऋणायन ये बना रहा है। अब देखो, ये जो सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था वो क्लोरीन के पास में आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये दोनों देखो Na प्लस बना और ये Cl माइनस बन रहा है, और माइनस को ये इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित कर रहा है, और ये आपस में मिलके NaCl बना देंगे। अब देखते हैं अपन आयनिक यौगिक। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं, विपरीत आवेश, जैसे प्लस और माइनस, ये आवेश ऋणायन और धनायन मिलके आपस में स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो आयनिक यौगिकों के बीच में कौन सा बल होता है, स्थिर विद्युत बल, ठीक है। ये याद रखने की बात है। और विपरीत आवेश मिलते हैं, ये दूसरी चीज है याद रखने के लिए, ठीक है। और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। आपको पता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। अब देखते हैं अपन आगे गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। भौतिक प्रकृति, आयनिक यौगिकों की भौतिक प्रकृति कैसी होती है, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति कौन सी होती है कि जैसे अपन मान लो कि ये पड़ी है आयनिक यौगिक, इसको थोड़े से मारते हैं ना तो ये टूट जाएंगे अलग अलग। भंगुर जैसे कांच नहीं होता, कांच को अपन मारते हैं तो वो टूट जाता है, तो इस प्रकृति को ये टूट जाते हैं चोट मारने पे, इस प्रकृति को बोलते हैं भंगुर प्रकृति। तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं व कुछ कठोर होते हैं, और ये सामान्यतः क्या होते हैं, भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो भंगुरता क्या होता है ये भी आपको पूछ सकता है। तो कुछ धातुओं को, आयनिक यौगिकों को जब अपन मतलब कहीं पे गिर जाए मान ले या फिर उसको चोट मारते हैं तो वो टूट जाता है। धातुएं तो क्या होती है, फैलती है मारने पे, लेकिन ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। गर्म करने पे भी हो सकता है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, गलनांक एवं क्वथनांक। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है क्योंकि स्थिर विद्युत बल में बंधे होते हैं। ये बहुत तगड़ा मतलब
बहुत ज्यादा इनमें आकर्षण होता है आपस में, तो मतलब ये अच्छे तरीके से बंधे होंगे, तो मतलब ये जल्दी से गलेंगे नहीं और जल्दी से उबलेंगे नहीं। जैसे इनको ताप देंगे तो ये ना तो जल्दी गलने लगेंगे और ना ज्यादा जल्दी से मतलब भाप बनेगा इनका। ठीक है, घुलनशीलता देख लेते हैं। आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। मतलब आयनिक यौगिक सिर्फ जल में ही घुलते हैं, केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलते हैं। अविलय मतलब नहीं घुलते हैं। ठीक है गाइस, घुलनशीलता का नियम यही है आयनिक यौगिकों का कि ये जल में तो घुलते हैं और केरोसिन और पेट्रोल में नहीं घुलते हैं। विद्युत चालकता देख लेते हैं। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मान लो कि ये ठोस रूप है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं कर पाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग ही नहीं कर पाएंगे या गति ही नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो गति नहीं कर पाएंगे तो फिर विद्युत प्रवाहित कैसे होगी? विद्युत प्रवाहित कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनों के गति करने के कारण, मतलब एक जगह से दूसरी जगह प्रवाहित करने के कारण ही विद्युत धारा बहती है इनमें। ठीक है, तो आयनिक यौगिक क्या होते हैं? जलीय विलयन में और गलित रूप में ही सिर्फ विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें जो आवेश होते हैं, जो प्लस और माइनस आयन्स होते हैं, वो गति नहीं कर पाते हैं ठोस अवस्था में, इसलिए वो ठोस अवस्था में चालन नहीं करते हैं विद्युत का। अब देखो धातु की प्राप्ति कहाँ कहाँ से होती है। तो सबसे पहले देखते हैं खनिज। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व है, जो खुदाई करने पे मिलते हैं ना, वो तत्व होते हैं यौगिक, वो होते हैं खनिज। मतलब प्राकृतिक रूप से मिलने वाले तत्वों एवं यौगिकों को बोलते हैं खनिज। एक दूसरा चीज होता है अयस्क। वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है, उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे बोलते हैं अयस्क। ठीक है, वे खनिज जिनमें, खनिज क्या होता है? जो अपन धरती से खोद के निकालते हैं वही खनिज होते हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में होती है और गंदगी जो होती है ना, वो बहुत कम मात्रा में होती है, उन्हें निकालना लाभकारी होता है, इसीलिए हम उन्हें अयस्क बोलते हैं। ठीक है, गेंद गेंद देखते हैं। पृथ्वी से जो खनिज अयस्क होते हैं ना, उनमें रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है। जैसे मान लो कि मैंने लोहा निकाला धरती को खोद के ऊपर, ठीक है, अब उनके अंदर अशुद्धि होती है, तो उन अशुद्धि को ही क्या बोलते हैं? गेंग बोलते हैं। तो वो अशुद्धि कौन कौन सी प्रकार की हो सकती है? रेत हो सकती है, मिट्टी हो सकती है, ऐसी कई अशुद्धियां उनमें हो सकती है, उनको गेंग बोलते हैं अपन। ठीक है, अब देखते हैं वर्जन क्या होता है। वर्जन और निस्तापन दो वर्ड होते हैं, तो आपको ये समझना होगा क्या होता है वर्जन। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पे यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को, फर्स्ट चीज तो ध्यान क्या रखनी है? सल्फाइड अयस्क को, ठीक है, फिर ये तो नॉर्मली है कि वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं। दूसरी चीज ये याद रखनी है, सल्फाइड अयस्क को करना है वायु की उपस्थिति में और अधिक ताप पर जब गर्म करते हैं। गर्म किसको करना है? सल्फाइड अयस्क को। ठीक है, अधिक ताप पर, अधिक टेम्परेचर पे। ठीक है, तब ये क्या करता है? ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को वर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उदाहरण देख लेते हैं वर्जन का। जिंक सल्फाइड है, ठीक है, जल ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब इनको गर्म वो करते हैं, गर्म करते हैं अधिक ताप पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जैसे रखते हैं तो जिंक ऑक्साइड में बदल जाता है और ये SO2 बना है। यहाँ पे देखो HGS, ये धातु सल्फाइड है, ऑक्सीजन के साथ में सीने बार भी बोलते हैं इसको। ताप करते हैं अधिक ताप पे तो HGO बनता है, साथ में SO2 गैस बनता है। अब देख लेते हैं निस्तापन। उसमें सल्फाइड अयस्क था, इसमें देखो कार्बोनेट अयस्क को, उसमें वायु की उपस्थिति में करते थे, लेकिन इसमें क्या है? सीमित वायु में, और अधिक ताप तो इसमें भी है, तो इसमें कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, मतलब ऐसे नहीं कि फुल वायु में इसको छोड़ दिया, थोड़ी बहुत वायु होगी उसमें, ठीक है, सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पे यहाँ भी ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। तो वर्जन और निस्तापन ये दो होते हैं। सल्फाइड अयस्क होते हैं इसमें, उसमें कार्बोनेट अयस्क होता है, इसमें वायु फुल मात्रा में हो सकती है, उसमें वायु सीमित मात्रा में होगी, दोनों में अधिक ताप पे गर्म करेंगे और दोनों ऑक्साइड में बदलते हैं। ठीक है गाइस, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट अयस्क होता है तो जिंक कार्बोनेट,
ताप किया इसको सीमित वायु में, तो जिंक ऑक्साइड में बदला और CO2 गैस निकल रही है। अब देखते हैं अपचयन क्या होता है। धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्ति की जाती है। मतलब धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उनसे धातु प्राप्त करते हैं अपन। और वो कैसे प्राप्त करते हैं? कार्बन जैसे अपचायक का यूज करके। कार्बन जैसे अपचायक का यूज करेंगे, मतलब कार्बन क्या होता है? अच्छा अपचायक होता है, मतलब ये अपचयन कर देता है। जैसे देखो जिंक ऑक्साइड है और कार्बन का यूज किया, तो जिंक ऑक्साइड है, इसको क्या कर देगा? रिडक्शन करेगा, मतलब अपचयित कर देगा जिंक के अंदर। ठीक है, तो धातु मिल गई अपन को और CO खुद बना लेगा। मतलब खुद तो अपचायक वो होते हैं जो खुद तो उपचयित होते हैं और खुद दूसरों को अपचयित कर देते हैं। तो ये देखो जिंक ऑक्साइड को तो अपचयित कर देता है जिंक के अंदर, और खुद देखो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीकरण खुद का हो जाता है। धातुओं को परिष्करण करने की विधि देख लेते हैं। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण होती है। धातुओं के परिष्करण की सबसे उपयोगी विधि कौन सी होती है? विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि। धातुओं को अपद्रव्यों से हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण होती है। देखते हैं अपन ये विधि क्या है। इस विधि में देखो एनोड और कैथोड होता है। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, इसमें एक बीकर है जिसके अंदर अपन ने एक टैंक है मान लो, इसमें Cu का विलयन होता है। ठीक है गाइस, इसमें एनोड और कैथोड की दो रोड है। ठीक है, तो एनोड तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कैथोड होता है नेगेटिव होता है। ठीक है, आपको ये चीजें तो याद ही रखनी पड़ेगी। एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव। ठीक है, तो एनोड पे अब देखिए, जैसे अपन इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि जो नेगेटिव वाला होता है वो तो पॉजिटिव को अपने तरफ आकर्षित करने लग जाता है, और जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। तो यहाँ पे तो नेगेटिव है तो ये Cu2+ को अपनी तरफ करेगा, और ये SO4 2- को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाएगा एनोड। तो देखो एनोड पे तो क्या मिलता है अपन को? एनोड क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे तो अशुद्ध तांबा मिलेगा, और शुद्ध तांबा क्या है? पॉजिटिव है, तो वो कहाँ पे मिलेगा अपन को? कैथोड। कैथोड जो क्या है? नेगेटिव है ऑलरेडी खुद। तो Cu2+ क्या है? पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या कर लेगा? आकर्षित करेगा अपने पास। विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं, तो कैथोड पे अपन को क्या मिल जाएगा? शुद्ध तांबा मिलेगा कैथोड पे, और एनोड पे अशुद्ध तांबा मिलेगा। और विलयन किस किस का होता है? Cu प्लस तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सूक्ष्म मात्रा में होता है तनु। अब विद्युत अपघटनीय परिष्करण के बारे में अपन थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो देखो, विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। एनोड से क्या होती है? जो अशुद्ध धातु होती है वो विद्युत अपघट्य में सबसे पहले घुल जाती है। ठीक है गाइस, और उतनी मात्रा में जितना घुलता है उतनी मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पे निक्षेपित हो जाता है। मतलब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुलता है। ठीक है गाइस, और उतनी मात्रा में जितना घुलता है उतनी मात्रा में जो शुद्ध धातु होती है वो एनोड पे कैथोड पे निक्षेपित हो जाता है। अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पे निक्षेपित होती हैं। जो अविलेय अशुद्धियां होती है वो एनोड तली पे निक्षेपित हो जाती है, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताया कि एनोड पंख क्या होता है? अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पे निक्षेपित हो जाती है, मतलब वहां पे इकट्ठी हो जाती है। एनोड होता है ना, एनोड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के नीचे मतलब ऐसे अशुद्धियां निक्षेपित हो जाएगी तो उनको एनोड पंख बोलते हैं। अब देखते हैं अपन संचारण क्या होता है। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। तो यही संक्षारण प्रक्रिया होती है कि जो धातुएं होती है अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। अब देखते हैं अपन सिल्वर का संक्षारण। तो वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। जो सिल्वर की वस्तुएं होती हैं वो काली क्यों हो जाती है? बिकॉज वायु की उपस्थिति में सल्फर के साथ अभिक्रिया करके, वायु में जो उपस्थित सल्फर होता है उसके साथ में सिल्वर अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसके कारण वस्तुएं को क्या हो जाती है? काली हो जाती है। कॉपर का संचारण देखते हैं। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आर्द्र CO2
के साथ में अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है, CuCO3 हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। ये इसका फॉर्मूला होता है कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपर का संक्षारण होता है। अब देख लेते हैं अपन लोहा। ठीक है, आर्द्र वायु में लोहे पे भूरे रंग, ये क्या है, आर्द्र है यहाँ पे। आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है। ठीक है, लोहे पे आपने देखा होगा कि जैसे अपने लोहे की कुल्हाड़ी है वो बहुत टाइम तक पड़ी रहती है बाहर, बरसात वरसात में। तो क्या होता है कि यहाँ पे वायु और अम्ल वगैरह के और हवा के संपर्क में आने पे उस पे जंग लग जाती है, भूरा भूरा कलर का। तो जो भूरे रंग की परत चढ़ती है ना, उस भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं अपन। अब देखते हैं कि संचारण से सुरक्षा कैसे की जा सकती है। तो लोहे को जंग से मैं आपको बताता हूँ संचारण सुरक्षा। जैसे अपने मान लो मेन गेट होता है घर का, वो लोहे का बना ही होता है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो बरसात वरसात में क्या उसको ऐसे तो है नहीं कि घर के अंदर ले आएंगे, वो तो गेट है वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो उसको कैसे बचा सकते हैं, उस पर अपन पेंट कर देते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण एवं मिश्र धातु बनाकर। मतलब किसी ऐसी धातु के साथ, मिश्र धातु कैसे बनाते हैं, ऐसे धातु के साथ मिला देंगे जो बहुत कम क्रियाशील होती है। तो मतलब वो गेट वायु वगैरह के साथ में अभिक्रिया नहीं करेगा और उसको अपन जंग लगने से बचा सकते हैं। तो ये वे कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे पेंट कर लिया, तेल कर लिया, ग्रीस लगाकर। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संचारण से सुरक्षा करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो पेंट कर सकते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए, तेल लगा सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, यशद लेपन, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण, मिश्र धातु आदि। अब देखते हैं यशद लेपन क्या होता है। ठीक है, तो लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर जिंक, जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता भी बोलते हैं। तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यशद लेपन कहते हैं। यशद लेपन में क्या होता है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। जिंक क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। देखो सक्रियता श्रेणी में जिंक सबसे नीचे ही नीचे पड़ा होगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को अपन यशद लेपन बोलते हैं। अब देखते हैं मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण से बने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि मिश्र धातु मतलब समांगी मिश्रण कैसे बनता है, बराबर मिला देंगे। मान लो कोई एक अधिक क्रियाशील चीज है। आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक अमीर आदमी है, मान लो उसके पास बहुत पैसे हैं। अब वो अपने पैसे को छुपा कैसे सकता है इनकम टैक्स से, गरीब आदमी का सहारा लेके। गरीब आदमी को साथ में रखेगा एनी टाइम में। ठीक है, तो लोगों को लगेगा कि यार गरीब आदमी के साथ है तो गरीब ही होगा। ऐसे करते हैं कि अधिक क्रियाशील जो धातुएं होती है वो कम क्रियाशील धातुओं के साथ में मिल जाती हैं, तो और जो समांगी मिश्रण बनता है ना वो कम क्रियाशील होता है। तो मिश्र धातु क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु भी हो सकते हैं या फिर धातु या अधातु भी मिल सकते हैं और समांगी मिश्रण बनाते हैं, उनको मिश्र धातु बोलते हैं। मतलब समान मिश्रण में मिले होंगे, 50% ये मिलेगा तो 50% ही ये मिलेगा। इस तरीके से ये समांगी मिश्रण बनता है। अब देखते हैं लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ में लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ, अगर लोहे के अंदर कार्बन मिला दिया जाए तो वो बहुत कठोर और प्रबल हो जाता है। और इस्पात, स्टील, लोहा प्लस निकल और क्रोमियम के साथ में समांगी मिश्रण बनाता है। स्टील होता है ना, वो कैसे बनता है, लोहे प्लस निकल, निकल और क्रोमियम मिलाते हैं लोहे के अंदर तो वो इस्पात बन जाता है, स्टील बन जाता है। पीतल, पीतल कैसे बनता है, कॉपर प्लस जिंक मिलता है तब पीतल बनता है। कांसा कैसे बनता है, कॉपर प्लस टिन मिलता है तब कांसा बनता है। सोल्डर कैसे बनता है, लेड प्लस टिन मिलता है। अम्लगम कैसे बनता है, मरकरी और अन्य तत्व। ठीक है, यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।